हेलो फ्रेंड, नया चैप्टर में स्वागत है आप सभी का AIGS क्लासेस में। जो पहला वीडियो नहीं देखे वो पहला वीडियो देख ले, फिर यहाँ पढ़े, क्योंकि ये सब एक दूसरे से लिंक रहता है और उसको देखने के बाद ही ये देखिएगा, तब समझ में आएगा। पर फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहले ही पढ़ चुके हैं। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, ये सब पहले ही हम लोग पढ़ लिए। तो अगर नहीं देखा है ये वीडियो तो जाके देख लो, उसके बाद इसको देखने आना, ठीक है। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोग देखे थे कि बहुत सारा कमी था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था उसमें बहुत तरीका का दिक्कत था। जैसे पहला दिक्कत ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनाने का जो बात की गई थी कि एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा कलकत्ता में, इस सुप्रीम कोर्ट का और जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, इस दोनों का रोल क्लियर नहीं था। यानी दोनों में कैसा था, दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बना और गवर्नर जनरल जो कलकत्ता में बना, इस दोनों का रोल में कॉन्फ्लिक्ट था। इसके कारण बहुत सारा दिक्कत थी उस समय। तो उसके कारण से हमें यहाँ पर समस्या थी। वो सबको सुधार करने के लिए और भी कुछ दिक्कत थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जो हम लोग डिफेक्ट्स में पहले पढ़ लिए। अगर फिर से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो भी दिक्कत थी उसको सुधार करने के लिए हम लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नया कानून लाया जिसको बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो पहला क्या पढ़े थे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होने के कारण, इसमें डिफेक्ट्स होने के कारण, इसमें दिक्कतें होने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को नया एक्ट लाना पड़ा जिसको क्या बोलते हैं, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसको एक और नाम से जानते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो बहुत सिंपल सी पॉइंट है कि द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वर एड्रेस्ड बाय द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 व्हिच इज आल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो भी समस्याएं थी उसको सुधार करने के लिए एक नया कानून लाया ब्रिटिश, जिसको बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसी को बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। समझ गए कि ये जो अमेंडिंग एक्ट 1781 है ये क्यों लाना पड़ा और इसका नाम अमेंडिंग एक्ट क्यों है। इसका नाम भी अमेंडिंग एक्ट इसलिए है क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में अमेंड कर रहा है, अमेंडमेंट कर रहा है, सुधार कर रहा है, इसलिए इसका नाम है अमेंडिंग एक्ट। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या था। हालांकि ये बता दें कि ये जो अमेंडिंग एक्ट 1781 का है ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़े ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ये जब पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे तो पढ़ेंगे 1813 में, 1833 में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इसमें जो अमेंडिंग एक्ट 1781 है ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी को इसको छोड़ने का मन है तो ये अमेंडिंग एक्ट 1781 को छोड़ सकते हैं। आगे हम इसी वीडियो में पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, उस वहां से कवर कर सकते हैं, क्योंकि अमेंडिंग एक्ट 1781 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो इट एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल, काउंसिल, सर्वेंट्स फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। तो सिंपल बोल रहा है, हम लोग पहले पढ़े कि जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया जाने वाला था, इस सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से इस सुप्रीम कोर्ट कुछ लोगों का केस अब नहीं सुन सकता। उसमें गवर्नर जनरल का था, उसमें जो सर्वेंट्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, सर्वेंट्स मतलब सिंपल है ऑफिसर्स जो थे, सर्वेंट्स का मतलब उसके ऑफिसर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, गवर्नर जनरल है या फिर जो कमांडर इन चीफ है, कमांडर इन चीफ है, इस तरीके का लोगों का, या फिर गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, ये कोई भी ऑफिशियल एक्ट करे, कोई भी ऑफिशियल एक्ट करे मतलब गवर्नर जनरल का बहुत सारा काम रहता है। जैसे गवर्नर जनरल कोई भी डिसीजन लिया, जब वो गवर्नर जनरल तो डिसीजन लेगा ना, कोई सर्वेंट से वो डिसीजन लिया, ऑफिशियल डिसीजन लिया, इन सभी को सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया। यानी सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला नहीं सुना सकता है। तो पहला जो अमेंडिंग एक्ट 1781 है, क्या है, अमेंडिंग एक्ट। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि ये याद हो जाए। बहुत ही गंभीर चैप्टर है, बहुत ही डरावना चैप्टर है जो याद नहीं होता है। तो हम लोग पहले पढ़े कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, इसमें कुछ दिक्कत रह गई, इसमें कुछ खामियां रह गई, तो अमेंडिंग एक्ट 1781 लाना पड़ा। इसमें जो पहला प्रोविजन था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन से कुछ लोगों को बाहर रखा जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट इनके मुद्दे को नहीं सुनेंगे, खास करके जब वो ऑफिशियल ड्यूटी काम करेंगे, जब वो अपने ऑफिस में काम करेंगे। जैसे गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल और खास करके सर्वेंट्स, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सर्वेंट्स थे, जो ऑफिसर्स थे, इनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया। तो वही लिखा हुआ है, इट एग्जेम्प्टेड गवर्नर जनरल, उसके काउंसिल में 4 सदस्य हुए करते थे। याद होगा कि गवर्नर जनरल के साथ 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते थे। तो गवर्नर जनरल, काउंसिल और सर्वेंट्स फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन, सर्वेंट्स जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का सर्वेंट्स है, इनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया। दूसरा है एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर्स फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में
बंगाल में इसको दीवानी राइट मिल गया है, पहले ही देखे थे, कल का वीडियो में देखे थे, पिछले वीडियो में देखे थे, बंगाल में दीवानी राइट मिल गया है। दीवानी राइट किसे मिल गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और दीवानी राइट के अंदर ही इसको क्या कर सकता है? ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। दीवानी राइट्स के अंदर, दीवानी राइट्स में क्या होता है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। यानी यहाँ कुछ जमीन है बंगाल में, असम में, बिहार में, जितना भी एरिया पड़ता है, इसके अंदर जो रेवेन्यू होगा, जो एग्रीकल्चर पर रेवेन्यू होगा, जो और भी तरीका का रेवेन्यू मतलब टैक्स होगा, उसको कौन कलेक्ट कर सकता है? उसको अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट कर सकता है, इस रेवेन्यू को। तो इस रेवेन्यू कलेक्शन के भी ड्यूटी को क्या रखा गया? सुप्रीम कोर्ट के पावर से बाहर रखा गया, जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया, यानी एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर्स फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अभी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से दो मैटर को बाहर रखा। एक तो गवर्नर जनरल अगर कोई काम करते हैं, इनका काउंसिल कोई काम करता है, और कोई सर्वेंट से, कोई ऑफिसर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, इनका जो ऑफिशियल ड्यूटी है, इनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रखा गया। यानी कहने का सिंपल मतलब है कि अमेंडिंग एक्ट 1781 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम कर दिया गया। और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये पावर गवर्नर जनरल के पावर से टकरा रहा था, क्योंकि गवर्नर जनरल का भी यही काम है कि गवर्नर जनरल उसका काउंसिल पे नजर रखे, सर्वेंट्स पर नजर रखे और रेवेन्यू का कलेक्शन का काम करे। तो ये दोनों का पावर में जो टकराहट हो रही थी, इसको कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पावर से क्या कर दिया गया? बाहर, इसके जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया। इसकी गवर्नर जनरल के ऑफिशियल ड्यूटी को, काउंसिल के ऑफिशियल ड्यूटी को, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के ड्यूटी को, सर्वेंट्स ऑफ कंपनी के जो भी ऑफिशियल्स ड्यूटी होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर रहेगा। थर्ड प्रोविजन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट टू हैव जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता में रहने वाले जितने भी निवासी हैं, उस समय भी कलकत्ता में रहने वाले बहुत ज़्यादा संख्या होगा, तो मान लिए कि ये कलकत्ता है। अब यहाँ पर रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, भारत के रहने वाले भी लोग हैं और विदेश के भी रहने वाले लोग हैं। ये सब जितना भी लोग हैं, इनको किसके अंदर इनको जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी सुनवाई होगी। अगर ये कुछ क्राइम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, अगर इनके खिलाफ कोई केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, अगर इसको किसी तरह से प्रतापित किया जाता है गवर्नर जनरल का, तो ऑफिशियल ड्यूटी से बाहर रखा गया था, पर गवर्नर जनरल के द्वारा प्राइवेट अफेयर्स में अगर इसको प्रताड़ित किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। या किसी और भी तरीका का दिक्कत है, किसी को केस करना है, किसी को और भी कोई मुद्दा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जाएगा। यानी कलकत्ता के जितना भी इनहेबिटेंट्स, जितना भी निवासी हैं, अब उनके लिए ही ये कोर्ट बनाया गया। कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। ये था थर्ड प्रोविजन, समझ में आ गया होगा, थर्ड प्रोविजन था। चौथा है सुप्रीम कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंस। इसका मतलब सिंपल है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट में एक हिंदू गया है और एक हिंदू इसके अंदर गया है, कुछ इसको कोई दिक्कत है हिंदू को, ये हिंदू रिलीजन का है और सुप्रीम कोर्ट में गया है, इसको कोई दिक्कत है, तो इसका जो सुनवाई होगा, इसके लिए जो लॉ यूज होगा वो होगा हिंदू कोड, हिंदू लॉ, हिंदू कोड बिल, या फिर हिंदू लॉ यूज होगा। हिंदू लॉ मतलब हिंदू में बहुत सारा लॉ लिखा हुआ है, जो हमारा रिलीजियस बुक है उसके हिसाब से हमें सजा मिलनी चाहिए ना। बहुत सारी रिलीजियस बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि किस क्राइम का कितना सजा मिलेगा। तो अब जो सुनवाई होगा सुप्रीम कोर्ट में एक हिंदू का, उसको हिंदू रिलीजन के हिसाब से उसको सजा मिलेगा, उसको हिंदू रिलीजन के हिसाब से उसको क्या मिलेगा? सजा मिलेगा, और उसका जितना भी फैसला है वो हिंदू रिलीजन के हिसाब से किया जाएगा। अगर यही सुप्रीम कोर्ट में कोई मुस्लिम जाता है तो इसके लिए कौन सा लॉ लगेगा? जो मुस्लिम धर्म का लॉ है, जो मोहम्मदन लॉ है, उसके थ्रू इसको क्या मिलेगा? नया मिलेगा। मोहम्मदन लॉ के थ्रू इसको क्या होगा? इसका जो भी फैसला है सुनाया जाएगा। यानी अब क्या ला दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंस। पर्सनल लॉ मतलब अगर हिंदू है तो हिंदू लॉ से सुनवाई होगी, मुस्लिम है तो उसको मोहम्मदन लॉ से सुनवाई होगी, पर्सनल लॉ से सुनवाई होगी। इसका भी शुरुआत कब किया गया? अमेंडिंग एक्ट 1781 के तहत। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हालांकि कम इंपॉर्टेंट है, पर एक बार फिर से देखते हैं कि अमेंडिंग एक्ट 1781 क्या था। तो पहला तो यही जानना चाहिए कि अमेंडिंग एक्ट 1781 जो था, इसको एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है? इसी को बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसको अमेंडिंग एक्ट 1781 भी कहते हैं और इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। पहला बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो अमेंडिंग एक्ट 1781 है, इसको क्यों लाया गया? तो इसको इसलिए लाया गया क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है, इसमें बहुत सारी डिफेक्ट्स थी, इसी को सुधारने के लिए क्या लाया गया? अमेंडिंग एक्ट 1781 लाया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो यही था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल, ये दोनों का जुरिस्डिक्शन आपस में क्या करता था? कॉन्फ्लिक्ट करता था। जैसे दिल्ली में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का एरिया क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो बार बार उसमें क्या होता है? विवाद होता है। उसी तरह यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के जो एरिया है, कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है, दोनों को एक ही में डिसीजन देना, इसलिए दोनों में क्या होता था? विवाद होता था। इसको सुलझाने के लिए लाया गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसमें पहला चीज क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से गवर्नर जनरल के ऑफिशियल ड्यूटी को बाहर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी ऑफिसर्स हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसको बाहर रखा गया। और जो गवर्नर जनरल का काउंसिल है, इसको भी बाहर रखा गया सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से। दूसरा काम किया गया दूसरा काम ये किया गया कि ये जितना भी कलकत्ता के इनहेबिटेंट्स हैं, यानी कलकत्ता के जितना भी निवासी हैं, उनके लिए अब कौन सा कोर्ट का काम करेगा? सुप्रीम कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली में कोई रह रहा है तो दिल्ली का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो तो है ही। फॉर एग्जाम्पल कौन सा कोर्ट है? दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत सारा, करकरडुमा कोर्ट है, इधर बुरारी कोर्ट है, बहुत सारा कोर्ट है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है, वो कोर्ट तो है ही। बिहार में रह रहा है तो बिहार का कोर्ट तो उसके लिए सुनवाई के लिए है ही, साथ में हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट तो है ही। उस समय कलकत्ता के निवासी के लिए कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जा सकता है। और तीसरी प्रोविजन ये थी कि कोई भी अगर हिंदू गया तो उसका सुनवाई कैसे होगा? उसका पर्सनल लॉ से होगा, यानी हिंदू रिलीजन से उसका सुनवाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो खुद धर्म में हिंदू है और इसका सुनवाई हम मुस्लिम के लॉ से कर दिए। फॉर एग्जाम्पल हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में अभी भी बहुत सारा अंतर है। जैसे मुस्लिम में अभी तक था ट्रिपल तलाक, जिसको तलाक बिद्दत भी बोलते थे। तलाक बिद्दत कुछ दिन तक था ना, अब इसको सुप्रीम कोर्ट क्या किया? खत्म कर दिया। तो ऐसा नहीं कि कोई हिंदू जाएगा और ट्रिपल तलाक बोल देगा और उसको सही ठहराया जाएगा, क्योंकि उसको तो मुस्लिम लॉ के थ्रू मुस्लिम पर्सनल लॉ से उसको क्या किया जाएगा? उसका जजमेंट आएगा। तो यहाँ पर भी किया गया पहली बार कि हिंदू को हिंदू पर्सनल लॉ से ही सुनवाई होगी। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जो अमेंडिंग एक्ट है 1781, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, उतना इंपॉर्टेंट भी ना है, तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसे याद हो गया होगा। लेकिन अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और देख रहे हैं कि मात्र 4 पॉइंट है तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ध्यान से सुनते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, अभी तक हम लोग पढ़े हैं मात्र 2। एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसको पढ़ने के बाद देखें इसमें डिफेक्ट्स था, कुछ दिक्कत था, तो आया रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर इसको बोलते हैं अमेंडिंग एक्ट 1781, अमेंडिंग एक्ट 1781। और इसके बाद अब कौन सा आ गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसको पढ़ते हैं। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। हम लोग पहले ही देखे हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको जब दीवानी राइट्स मिला, तो दीवानी राइट्स मिलने के कारण इसको रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार भी मिल गया। रेवेन्यू कलेक्ट करने के अधिकार के साथ साथ इसको एडमिनिस्ट्रेशन का भी अधिकार मिला, क्योंकि ये पूरा बंगाल पर जीत कर चुका है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी बंगाल पर विजय पा चुका है, इसके कारण इसको रेवेन्यू का भी अधिकार मिला, एडमिनिस्ट्रेशन का भी अधिकार मिला। ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो सिर्फ ट्रेड करने के लिए आया था, जो सिर्फ किसके लिए आया था? कॉमर्स करने के लिए आया था, व्यापार करने के लिए आया था, आज इतना बड़ा जमीन का मालिक बन गया है और उसको दीवानी राइट्स मिला है, जिससे कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है और एडमिनिस्टर कर सकता है। इसको तो रेगुलेटिंग एक्ट से ही पहले ही ये आइडेंटिफाई कर लिया था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका सिर्फ कमर्शियल पर्पस नहीं है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी है, रेवेन्यू फंक्शन भी है। पर उस समय सेपरेट नहीं किया था, दोनों को अलग नहीं किया था कि पॉलिटिकल फंक्शन अलग है और कमर्शियल फंक्शन अलग है। उस समय सिर्फ आइडेंटिफाई किया कि कुछ पॉलिटिकल फंक्शन है, कुछ कमर्शियल फंक्शन है। अभी क्या कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट? अलग अलग कर रहा है कि तुम्हारा ये पॉलिटिकल फंक्शन है, ये कमर्शियल फंक्शन है। यानी जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है, इसका कुछ फंक्शन कैसा है? पॉलिटिकल इन नेचर है। पॉलिटिकल इन नेचर मतलब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगा, इसमें मिलिट्री भी आ जाएगा, तो इसका अलग अलग फंक्शन है, और साथ में इसका कमर्शियल फंक्शन तो है ही। अब ये इसको कंट्रोल करने का कोशिश करेगा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इसका पॉलिटिकल फंक्शन को कंट्रोल करने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक कंपनी था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी था, और इसको चार्टर मिला था मतलब एक तरीका का लाइसेंस मिला था। देखे थे क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा इसको चार्टर मिला था। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 1600 में इसको क्या मिला था? चार्टर मिला था कि ईस्ट में ट्रेड कर सकता है। उस चार्टर से ये ट्रेड करने के लिए आया था, कॉमर्स करने के लिए आया था। लेकिन आज ये बहुत बड़ा एरिया का मालिक बन बैठा है, और वहां पर इसका कुछ पॉलिटिकल फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, मिलिट्री फंक्शन है, सिविल फंक्शन है, बहुत तरीका का फंक्शन है। इसी को ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करेगा? इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करने का कोशिश करेगा, किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। तो इसलिए लिखा हुआ है कि इट डिस्टिंग्विश, अलग अलग किया, बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो पॉलिटिकल फंक्शन है ये अलग है और कमर्शियल फंक्शन है ये अलग है, इसको अलग अलग किया, क्लियरली डिस्टिंग्विश किया। इसको डिस्टिंग्विश किया, कौन डिस्टिंग्विश किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू जितना भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फंक्शन है, 2 पार्ट में बांट दिया। एक को बोला ये कमर्शियल फंक्शन है, ये पॉलिटिकल फंक्शन है। क्यों? ताकि ये जो पॉलिटिकल फंक्शन है इसको कुछ कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल कैसे करेगा आगे देखते हैं। इट क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू एडमिनिस्टर द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी व्हाइल कमर्शियल फंक्शन वाज लेफ्ट विथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बहुत सिंपल सी बात है कि अभी देखें, पहला पॉइंट में देखें, पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया, इसका पहला पॉइंट था कि इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फंक्शन है 2 पार्ट में बांट दिया। एक को बोला पॉलिटिकल फंक्शन और दूसरे को बोला कॉमर्शियल फंक्शन। कॉमर्शियल फंक्शन के लिए क्योंकि ये कंपनी है तो इसको पहले से परमिशन मिला हुआ है
कॉमर्शियल फंक्शन के लिए, लेकिन इसे पॉलिटिकल फंक्शन के लिए परमिशन नहीं मिला है। तो क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप ऑफ पर्सन बनाया, 4-5-10 आदमी रखा और उसको बोला ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम रहेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी पॉलिटिकल फंक्शन है उस पर नज़र रखे। यानी कि पहले देखे, पहला लेक्चर में देखे थे, कि नहीं देखें तो जाके जरूर देखिए पहला लेक्चर, ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला लेक्चर में देखे कि इसका कुछ मालिक था जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर। इसका मालिक है उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर मतलब इसका ब्रिटिश इंडिया कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, इसका एक मालिक नहीं हो सकता, तो इसका जितना भी मालिक है सबको एक साथ बोले बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर। इन लोगों ने बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर हर साल 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियुक्त करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियुक्त करता था। ये क्या है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर? 24 लोगों का समूह है जो पढ़ा लिखा रहेगा, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का डे टू डे फंक्शनिंग को देखेगा। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो अभी भी है और ये देख रहा है कॉमर्शियल फंक्शन, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ इसी की आज़ादी मिला है कि आप कॉमर्स कीजिए, आप ट्रेड कीजिए। इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम है कि ये जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट है, जो कॉमर्शियल फंक्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस पर नजर रखे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 थे वो अभी भी किस पर नजर रख रहे हैं? कॉमर्शियल फंक्शन जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर, उस पर फोकस करेगा। लेकिन साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद अपने अंदर, यानी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात सुनेगा, यानी इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आदमी को नियुक्त किया जाएगा। और यहाँ पर बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी इसमें 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, किसी भी संख्या में हो सकती है। एक ग्रुप बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट, अपना आदमी को बैठाया और जिसको बोला कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसका काम क्या रहेगा? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का फंक्शन क्या रहेगा? ये जितना भी पॉलिटिकल फंक्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के अंदर, जो भी राजनीति कर रहा है, जितना भी मिलिट्री फंक्शन है, पॉलिटिकल फंक्शन में मिलिट्री फंक्शन भी आएगा, पॉलिटिकल फंक्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी आएगा, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के लिए काम कर रहा है, इस पर नजर रखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, पहला पॉइंट में तो इसका फंक्शन को सेपरेट कर दिया कि कुछ इसके कॉमर्शियल फंक्शन है, सिर्फ व्यापार करने का फंक्शन है, और कुछ इसका पॉलिटिकल फंक्शन है जो राजनीति कर रहा है बिहार इंडिया में, जिससे कि मिलिट्री काम कर रहा है, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है। इसके लिए ये पॉलिटिकल फंक्शन को तो कंट्रोल करेगा अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसलिए नाम है कंट्रोल, क्योंकि ये कंट्रोल करेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टेब्लिश किया है वहाँ का सरकार, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट काम करेगा किस पर? कंट्रोल करेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट नियुक्त किया है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और ये कंट्रोल करेगा पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका कॉमर्शियल फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये लोग तो कॉमर्शियल फंक्शन को ध्यान दे ही रहा है, पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब पॉलिटिकल फंक्शन को ध्यान दिया होगा। हमको बहुत उम्मीद है ज़्यादा कि इतना में तो जरूर से जरूर क्लियर हो जाएगा। अंधा, बहरा, डिसेबल्ड, जितने कैटेगरी के लोग होंगे, मानसिक रूप से भी कमज़ोर, सभी लोग को समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। और जितना तेज़ लोग हमारा चैनल को देख रहा है, देखेगा, उसको तो गट गट अंदर जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इससे हम लोग क्या देखें? इससे हम लोग देखें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, और मेरा बात का भी नाराज़गी नहीं रखना, कुछ अंट संट बोलने ज़्यादा था, फ्लो में निकल जाता है। अभी नया नया चैनल है, नया नया पढ़ाना शुरू किए, तो उतना अच्छा से तो अभी नहीं आएगा पढ़ाने, पर धीरे धीरे कोशिश रहेगा कि सब वीडियो अपलोड किया जाए और अच्छा से पढ़ाया जाए। और अगर नोट्स चाहिए तो तब हम नोट्स के बारे में बता रहे थे, तो ये बोल रहे हैं कि अगर नोट्स चाहिए तो इसी नाम से, यानी AIGS नाम से चैनल खुला हुआ है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर जाके नोट्स ले सकते हैं। ये जो लिखा हुआ नोट्स है, और ये सब नोट्स लक्ष्मीकांत का बुक है, लक्ष्मीकांत बुक से लिया गया है। तो ये नोट्स भी चाहिए किसी को तो मिल जाएगा AI.G.S टेलीग्राम चैनल पर जाके। नोट्स भी फ्री में अवेलेबल है, नोट्स का भी फ़ायदा उठाइए, लेक्चर का भी फ़ायदा उठाइए, और सारा का सारा वीडियो आएगा सभी सब्जेक्ट का। धीरे धीरे आप लोग थोड़ा हम लोग को भी मोटिवेट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। खराब लगता है तो गाली दीजिए, अच्छा लगता है तारीफ़ कीजिए। तब चलो आगे बढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं। तो हम लोग बहुत सिंपल पढ़े, अगर ये 2 पॉइंट याद रहेगा, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में अगर ये 2 पॉइंट याद रहेगा तो हम लोग आसानी से ही पूरा याद हो जाएगा, और कहीं पर भी लिख सकते हैं पूरा का पूरा कि पिट्स इंडिया एक्ट में सिंपल याद रखना है कि ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का फंक्शन था 2 पार्ट में बांट दिए, एक को बोले कॉमर्शियल फंक्शन, दूसरे को बोले पॉलिटिकल फंक्शन। पॉलिटिकल फंक्शन को देख रेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहेगा, और कॉमर्शियल फंक्शन के लिए पहले से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त होते थे, वो देख रेख कर रहे हैं। यानी कि इससे एक पॉइंट और क्लियर हो जाता है, और वो ये क्लियर हो जाता है
कि ये 10 इट क्रिएटेड ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। इसमें एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम आ रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक तो जो इसका कॉमर्शियल फंक्शन है उसको देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से और इसका जो पॉलिटिकल फंक्शन है उसको देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। तो क्या ये दो का सरकार नहीं है? क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी इसमें हस्तक्षेप नहीं है? कंपनी का हस्तक्षेप तो है ही इसका कॉमर्शियल फंक्शन में, साथ साथ अब ब्रिटिश का सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। यही लिखा हुआ है कि दस इट क्रिएटेड ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। इससे द्वैध प्रशासन की जैसा रूल आया। हम लोग इंडिया का बात नहीं कर रहे हैं, जो डुअल गवर्नमेंट या द्वैध प्रशासन आया है, बहुत बार आया। जैसे डबल गवर्नमेंट एक 1765 से 1772 तक रहा, ये अलग है। इंडिया का केस में बात कर रहा है। एक डबल गवर्नमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे कि फिर से डायआर्की सिस्टम क्रिएट किया। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही कुछ दो का सरकार चलने लगी। एक तो जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है जिसका कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से इनका सरकार चल रहा है, और साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा इसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। अच्छा, हम लोग जो पहले से इतना बार बोल रहे हैं कॉमर्शियल इंटरेस्ट क्या है, कॉमर्शियल इंटरेस्ट क्या है, तो ब्रिटिश या कॉमर्शियल इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल है, जो बिजनेस करता है उसको क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल इंटरेस्ट, जो व्यापार करने के लिए आया। और दूसरा जो इसका फंक्शन था वो था पॉलिटिकल फंक्शन। तो ये जो पॉलिटिकल फंक्शन है, इसमें पॉलिटिकल फंक्शन का मतलब हुआ मिलिट्री फंक्शन। पॉलिटिकल फंक्शन का हुआ मिलिट्री फंक्शन। मिलिट्री फंक्शन मतलब जो आर्मी का फंक्शन था, जो अटैक करता था, जो आर्मी रखता था, वो फंक्शन। साथ ही साथ इसमें है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फंक्शन मतलब अभी का जो डीएम कर रहा है वो क्या कर रहा है? एडमिनिस्टर कर रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फंक्शन है। अभी का चीफ मिनिस्टर जो कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यानी हेल्थ में जो काम किया, एजुकेशन में जो काम किया, रेलवे में जो काम किया, इरिगेशन में जो काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम किया, टैक्स में जो काम किया, सब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। और साथ में रेवेन्यू फंक्शन, जो पैसा कलेक्ट कर रहा है, ये भी कैसा है? रेवेन्यू फंक्शन। ये तीनों को जोड़ देंगे। कौन कौन फंक्शन? मिलिट्री फंक्शन। कौन फंक्शन? एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। कौन फंक्शन? रेवेन्यू फंक्शन। जब ये तीनों को जोड़ देंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। यानी यही तीनों को कंट्रोल करने के लिए, मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, रेवेन्यू को कंट्रोल करने के लिए क्या बना? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, जो ब्रिटेन में रहता था, जो ब्रिटेन का सरकार के अंदर रहती थी। आगे पढ़ते हैं, इसी से जुटा हुआ पॉइंट है, तुरंत याद हो जाएगा कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ ज्वाइंट रूल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दो फंक्शन में विभाजित किया है, दोनों को अलग अलग नहीं रूल कर रहा है। एक को कंपनी तो प्रशासन कर ही रहा है, कंपनी इसका कॉमर्शियल इंटरेस्ट पर ध्यान रख ही रहा है, साथ ही साथ इसका जो फंक्शन है उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट भी तो हस्तक्षेप रख रहा है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या क्रिएट किया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट किया है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट पर कौन कंट्रोल करता है? ब्रिटिश का पार्लियामेंट कंट्रोल करता है, क्योंकि वहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है जैसे भारत में। अगर ये बात अभी समझ में नहीं आया तो आगे का वीडियो लगातार देखते रहिए, जरूर समझ में आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। यहाँ पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करती है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको कंट्रोल कर रही है? जो पॉलिटिकल फंक्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको कंट्रोल कर रही है। यानी इनडायरेक्टली यहाँ पर दो का जो रूल है वो दोनों में किसका रूल है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी कंट्रोल है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी कंट्रोल है। इसमें पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू द पिट्स इंडिया एक्ट ओनली, थ्रू दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या बोला? ब्रिटिश पार्लियामेंट आइडेंटिफाइड ब्रिटिश टेरिटरी एज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटरी था भारत के अंदर, इसको पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या बोला? कि ये ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ये ब्रिटिश कंपनी, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरा ब्रिटिश सरकार की पोजेशंस है, ये पूरा ब्रिटिश देश की, ब्रिटेन देश की पोजेशंस है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी कंपनी है, क्योंकि अडानी बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है तो अडानी का बात करते हैं। तो मान लो कि अडानी हमारा एक कंपनी है और अडानी जाके अफ्रीका में बिजनेस कर रहा है, बहुत सारा पोर्ट खरीद रहा है। अब अफ्रीका में ये अडानी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी जमा कर ले, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हड़प ले, वहाँ का पॉलिटिक्स में शामिल होके, तो क्या वो प्रॉपर्टी अडानी का प्रॉपर्टी होगा या भारत सरकार का प्रॉपर्टी होगा? तो वो भारत सरकार की प्रॉपर्टी अंत में आना है, क्योंकि अडानी को तो सिर्फ वहाँ बिजनेस करने का परमिशन मिला है, कोई प्रॉपर्टी कैप्चर करने का परमिशन नहीं मिला है। तो अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आता है तो वो धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा? इंडिया के अंदर आ जाएगा। उसी तरह पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या बोला गया? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोला गया कि फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वाज कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। जो कंपनी का टेरिटरी है, जो कंपनी हड़प लिया है भारत में जमीन, अभी तक तो बंगाल को जीत चुका है, अभी तक तो फ्रेंच में कार्नेटिक एरिया को जीत चुका है, अभी ये लोग और एरिया को जितने, अभी यहाँ पर बॉम्बे भी बना लिया है,
मद्रास भी बना लिया है। ये सब एरिया ब्रिटिश कंपनी का एरिया नहीं हो सकता है। इसको क्या बोला कि इट वाज कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, मतलब ब्रिटेन का पोजेशन से, भारत ब्रिटिश का सरकार का पोजेशन से, ब्रिटिश के लोगों का पोजेशन से पूरा देश का एरिया है, ये सिर्फ ब्रिटिश कंपनी का पोजेशंस नहीं है। तो होप ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पिट्स इंडिया एक्ट सिंपल सी बात है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं और ये लास्ट टाइम रिपीट कर रहे हैं क्या कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फंक्शन था उसको कॉमर्शियल फंक्शन में और पॉलिटिकल फंक्शन में बांट दिया। पॉलिटिकल फंक्शन मतलब मिलिट्री फंक्शन होता है, पॉलिटिकल फंक्शन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है, पॉलिटिकल फंक्शन मतलब रेवेन्यू फंक्शन होता है। जो कॉमर्शियल फंक्शन है इसको तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहा है। जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ब्रिटेन में, जो कंपनी के मालिक के द्वारा बनाया जाता है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और ये डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहेगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर रहेगा। यानी ये शुरुआत थी ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डुअल शासन का। इस तरह से ये एक तरीका से डबल गवर्नमेंट भी बना। और एक लास्ट चीज ये पड़े कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पोजेशंस भारत में था, इसी को क्या बोल दिया गया, इसी को बोला गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमीन हड़प लिया भारत में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा महाराजा का एरिया हड़प लिया भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को हड़पा, मद्रास को हड़पा, बॉम्बे को डोरी में मिला, और भी बहुत सारा एरिया जो कैप्चर किया, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया नहीं, वो ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया है। यानी ब्रिटिश देश का है, ब्रिटेन देश का है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, एक कंपनी का नहीं हो सकता, इसलिए इसको बोला गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। बहुत अच्छा से शायद समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा एक्ट पढ़ते हैं, एक्ट ऑफ 1786। तो ये बहुत छोटा सा एक्ट है। ये एक्ट बहुत सिंपल सी बात है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाने जाने वाला था। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, जिनके नाम बहुत ज़्यादा लोग सुने होंगे, जिन्होंने जमींदारी सिस्टम लाया था, इसके बारे में भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आगे कि जमींदारी सिस्टम कब आया, कैसे आया, क्यों आया। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, यही लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जा रहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास ऑफर आया कि आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाएगा, तो इन्होंने दो ऑप्शन रखा ब्रिटिश सरकार के पास कि अगर ये दोनों हमारी बात मान ली जाएगी तब हम गवर्नर जनरल बनना स्वीकार करेंगे। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब गवर्नर जनरल बनाया जाने लगा बंगाल का, तो इन्होंने दो डिमांड रखे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। यही दो डिमांड को जब पूरा कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, इसी का नाम दे दिया गया क्या, इसी का नाम दे दिया गया एक्ट ऑफ 1786। यानी ये जो दो डिमांड है, ये किसके द्वारा लाया गया, कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। यही दोनों डिमांड को जब पूरा कर दिया गया तो इसी को बोलते हैं एक्ट ऑफ 1786। तो क्या बोल रहा है, इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ही वाज गिवन टू स्पेशल पावर्स थ्रू द एक्ट ऑफ 1786। द टू पावर्स आर, तो 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बंगाल का बनाया गया तो उन्हें दो स्पेशल पावर दिया गया, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दो स्पेशल पावर का डिमांड किया, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को दो स्पेशल पावर दिया गया। उसी को बोलते हैं एक्ट ऑफ 1786। समझ में आया होगा एक्ट ऑफ 1786 क्यों लाया गया। इसी तरह हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया 1773 का, वो भी पढ़े। अमेंडिंग एक्ट 1781 क्यों लाया गया, वो भी पढ़े। अब पढ़ रहे हैं एक्ट ऑफ 1786 क्यों लाया गया। इसलिए लाया गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बंगाल का बने तो इन्हें दो स्पेशल पावर दिया गया एक एक्ट के द्वारा, उसी को बोलते हैं एक्ट ऑफ 1786। He was given power to override his council in special cases। जब हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ रहे थे तो वहां पर पढ़े थे कि गवर्नर जनरल इनइफेक्टिव हो गए थे अपने काउंसिल के सामने। तो इनके काउंसिल में जो 4 सदस्य थे, गवर्नर जनरल अकेले हो जाते थे और ये चारों मनमर्जी करता था। ये चारों अपने हिसाब से बात को मनवा लेता था और बदनामी गवर्नर जनरल पर आता था। इस जो डिफेक्टिव मैटर था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, इसको सुधारने की कोशिश किया गया यही एक्ट ऑफ 1786 के तहत। तो इसको रेगुलेटिंग एक्ट भी नहीं कहते हैं, चार्टर एक्ट भी नहीं कहते हैं, सिंपल कहते हैं एक्ट ऑफ 1786। इसमें पहला प्रोविजन यही है क्या कि गवर्नर जनरल कुछ स्पेशल केसेस में अपने काउंसिल की बात को नहीं भी मान सकते। यानी इनको वीटो पावर दिया गया कि ये जो काउंसिल का डिसीजन है इसको ओवरराइड कर सकते हैं। काउंसिल कुछ भी बोलेगा इसको अनसुना कर सकते हैं। ये गवर्नर जनरल का पावर था कि गवर्नर जनरल जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बनेंगे तो इनका जो भी काउंसिल है, काउंसिल बोला कि वहां नहीं जाना है तो गवर्नर जनरल इस बात को ओवरराइड कर सकते हैं। काउंसिल अगर बोला कि ये डिसीजन लेना है, एक्स डिसीजन लेना है, तो गवर्नर जनरल बोल सकते हैं कि एक्स डिसीजन नहीं, हम वाई डिसीजन लेंगे। यानी सिंपल है कि काउंसिल की बातों को ओवरराइड कर सकते हैं गवर्नर जनरल। यही है पहला कि ही वाज गिवन पावर टू ओवरराइड हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। काउंसिल 4 लोग का काउंसिल था, 4 एक तरफ भी बोलेगा तो गवर्नर जनरल उसको ओवरराइड कर सकते हैं, उसको वीटो कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था जो कि रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि एक्ट ऑफ 1786 के तहत लाया गया। इसको सिर्फ एक्ट ऑफ 1786 बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट भी नहीं बोलते। और साथ में गवर्नर जनरल को बना दिया गया कमांडर इन चीफ भी। तो ये भी पहला बार ही हुआ
कि एक गवर्नर जनरल भी है और साथ में कमांडर इन चीफ भी है, तो ये भी बनाया गया। तो ये दो बातें थी एक्ट ऑफ 1786 में। पहला ये कि गवर्नर जनरल का जो पावर है उसको बढ़ा दिया गया, काउंसिल के पावर को वो ओवरराइड कर सकते हैं। दूसरा ये कि गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल पोस्ट के साथ साथ कमांडर इन चीफ भी बनाया जा रहा है। कमांडर इन चीफ मतलब मिलिट्री का हेड बनाया जा रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात थी किसमें, एक्ट ऑफ 1786 में। अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो ये भी बहुत छोटा सा एक्ट है, इसको बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, मात्र 3 प्रोविजन है, 10 मिनट और लगेगा। कि इट एक्सटेंडेड द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ ट्रेड फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आया है, जो इंडिया आया है, नहीं सॉरी, पाँच इसमें है, 2 और है, तो उस पाँचों को पढ़ते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया आया था, इसको एक चार्टर मिला था। चार्टर क्या मिला था? चार्टर मिला था मोनोपोली का। मोनोपोली इसको आगे डिस्कस करना था पर अभी कर लेते हैं। मोनोपोली मतलब ये जो ईस्ट है, ईस्ट मतलब इंडिया नहीं, ईस्ट मतलब जो भी ईस्ट है, जो ब्रिटेन के ईस्ट होता है। वर्ल्ड मैप हम लोग वर्ल्ड मैप देखे होंगे, तो यहाँ पर अगर ब्रिटेन है तो इसके ईस्ट में जितने भी देश आ रहे हैं वहाँ पर ट्रेड करने की आज़ादी मिली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये कैसी आज़ादी थी? मोनोपोली थी, यानी इसके अलावा कोई और कंपनी ईस्ट में ट्रेड नहीं कर सकता। इसका मतलब कोई और कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकता। यानी बहुत सिंपल सी मतलब है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी जिसके पास मोनोपोली राइट्स थी। मोनोपोली राइट्स मतलब ये इकलौता कंपनी है जो कि ट्रेड कर सकता है ईस्ट में। इट कैन ट्रेड इन ईस्ट। इनको ईस्ट में ट्रेड करने की आज़ादी थी कि अकेला कंपनी, इनको मोनोपोली है, दूसरा कंपनी नहीं आ सकता। इस मोनोपोली को 20 साल के लिए बढ़ाया गया। तो इट एक्सटेंडेड द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ ट्रेड फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। इसलिए लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, क्योंकि ये मोनोपोली है, सिर्फ यही ट्रेड कर सकते हैं। तो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो अब ये यहीं पर देख लेते हैं कि अभी आया है चार्टर एक्ट 1793, आगे आएगा 1813, आगे आएगा 1833, आगे आएगा 1853। सभी चार्टर एक्ट 20 साल के बाद आ रहे हैं। पहला 1793 आया, 20 साल के बाद 1813 में आएगा, 20 साल के बाद 1833 में आएगा, 20 साल के बाद 1853 में आएगा। सभी का नाम है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 होगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 होगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 होगा। और इन सब चार्टर एक्ट से देखेंगे कंपनी का प्रिविलेज राइट को 20 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। किसी में हो सकता है मोनोपोली कम कर दे, किसी में मोनोपोली को कम कर दे, किसी में मोनोपोली को खत्म कर दे, पर ट्रेड करने का अधिकार को 20-20 साल बढ़ा रहा है। तो ये जो चार्टर एक्ट 1793 पढ़े, इसमें पहला पॉइंट बहुत सिंपल है कि कंपनी का जो मोनोपोली राइट था, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ट्रेड करने का था इंडिया में, उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। द ओवरराइडिंग पावर्स गिवन टू कॉर्नवालिस वाज फर्दर एक्सटेंडेड टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज वेल एज गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। जब हम लोग पहला लेक्चर पढ़े तो उस समय देखिए कि ब्रिटिश के अंदर बंगाल तो था ही, बंगाल तो एक बंगाल प्रोविंस तो था ही, मान लेते ये बंगाल है। इसके साथ साथ इसके पास बॉम्बे भी था, इसके पास मद्रास भी था। तो जो गवर्नर जनरल को पावर दिया गया, कॉर्नवालिस को जो पावर दिया गया, कॉर्नवालिस को क्या पावर दिया गया कि कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, कॉर्नवालिस अगर गवर्नर जनरल है तो ये अपने काउंसिल की बात को ओवरराइड कर सकता है, यानी काउंसिल की बात को वीटो कर सकता है, काउंसिल को बात को नहीं मान सकता है, काउंसिल के बात के खिलाफ जा सकता है। इसी यही पावर मिला था कॉर्नवालिस को। अब ये पावर जो फ्यूचर में आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल से सभी के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, यानी सभी के पावर को बढ़ा दिया गया। और साथ ही साथ जो बॉम्बे है, मद्रास है, इसका गवर्नर है, इसको भी ये पावर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो बंगाल में गवर्नर हैं इनको तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते हैं। जो मद्रास में इसको सिर्फ बोलते हैं गवर्नर ऑफ मद्रास। लेकिन क्या मद्रास इतना बड़ा एरिया को अकेले गवर्नर ऑफ मद्रास रूल कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसको भी तो काउंसिल मिलेगा। हम लोग पढ़ भले रहे हैं कि गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था 4 सदस्य का, पर उसी तरह गवर्नर ऑफ मद्रास का भी काउंसिल था जिसको बोलेंगे गवर्नर्स काउंसिल। उसी तरह बोलेंगे बॉम्बे गवर्नर्स काउंसिल। इसको भी ओवरराइडिंग पावर दिया, यानी यहाँ पर भी क्या है, गवर्नर है और इसका काउंसिल है, यानी यहाँ पर भी गवर्नर अपने काउंसिल के बातों के खिलाफ जा सकता है, काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है। तो जो पावर अभी रेगुलेटिंग, अभी जो एक्ट ऑफ 1786 आया था 1786, इसके थ्रू जो कॉर्नवालिस को पावर दिया गया था अपने काउंसिल को ओवरराइड करने का, ये पावर फ्यूचर में जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे सभी के लिए दिया गया, और साथ में गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे को भी दिया गया। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है इट लेड डाउन दैट मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ बी पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शन को 2 पार्ट में बांट दिया। एक फंक्शन को बोला पॉलिटिकल फंक्शन, और ये पॉलिटिकल फंक्शन पर किसका कंट्रोल रहेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठता है ब्रिटेन में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठता है ब्रिटेन में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल खर्चा करता है अपना पैसा ब्रिटेन में,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सब जितना भी इसका घर परिवार रहता है ब्रिटेन में, लेकिन इसको पैसा चाहिए कहाँ से? इंडिया से। तो इसको पैसा अब दिया जाएगा इंडियन रेवेन्यू से। आगे जब पढ़ेंगे हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी तो देखेंगे ये भी क्या है, भारत से पैसा चोरी करने का, भारत से पैसा एक्सप्लॉइट करने का, भारत से पैसा खींच कर लेके जाने का एक तरीका है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो बैठ रहा है ब्रिटेन में, इसको पैसा कहाँ से मिलेगा? इंडियन रेवेन्यू से पैसा मिलेगा, इंडियन रेवेन्यू से। ये खर्चा कहाँ करेगा? ब्रिटेन में। ये डिमांड कहाँ का बढ़ाएगा? ब्रिटेन का डिमांड बढ़ाएगा, वहाँ गुड्स का कंजम्पशन होगा, वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पैसा तो इंडिया का जाएगा। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक केस है। और ये कब लाया गया? तो ये चार्टर एक्ट 1783 क्या किया कर दिया गया कि इट लेड डाउन दैट मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके अंदर जितना भी स्टाफ है सभी को पैसा मिलेगा इंडियन रेवेन्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट ये डिसीजन था, गलत डिसीजन था। इट इंक्रीज्ड द पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ओवर द अदर ऑलरेडी सबऑर्डिनेट प्रोविंसेस। तो हम लोग पहले ही देखे, जब बंगाल था, मद्रास है और बॉम्बे है, 3 प्रेसिडेंसी है। जो बंगाल है इसके जो प्रेसिडेंसी, इसके जो हेड है, इनको बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये रेगुलेटिंग 1773 के द्वारा कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते हैं। मद्रास है, इसको बोलेंगे सिंपल गवर्नर ऑफ मद्रास। जो बॉम्बे है इसको बोलेंगे सिंपल गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो अभी जो इसको पहले ही सुपीरियर बना दिया गया, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलकर इसको पहले ही ज़्यादा पावर दिया गया, इसका पावर को और बढ़ोतरी कर दिया गया। यानी कि हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अभी जो ये अगर सर्कल है पूरा देश, तो इसमें 3 पावर सेंटर था। बंगाल का जो सेंटर था उसमें ज़्यादा पावर थी, पर बम्बे और मद्रास में कुछ तो पावर थी। इसका पावर को छीन करके कहाँ लेके चला गया? बंगाल में पावर बढ़ा दिया गया। यानी ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो सेंट्रलाइजेशन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा शुरू किया गया था उसको और बढ़ाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा इसको और बढ़ाया गया। कैसे? कि जो बॉम्बे का जो गवर्नर जनरल है ये पहले से पावरफुल है, पर इनको और पावरफुल, इनका पावर जो बॉम्बे का गवर्नर है या मद्रास का गवर्नर है, इसका पावर को छीन करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर को और बढ़ा दिया गया। अगला क्या है? इट प्रोवाइडेड दैट ए कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस स्पेसिफाइड। हम लोग देखे थे कि जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनता है? कॉर्नवालिस बनता है, तो वो कमांडर इन चीफ ही रहता है, कमांडर इन चीफ भी रहता है। पर ये हमेशा नहीं होता है। ये संजोग था कि गवर्नर जनरल ऑफ, या उसकी काबिलियत था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते के साथ साथ वो कमांडर इन चीफ भी था। पर अभी जो नया लाया है, चार्टर एक्ट 1793 लाया है, इसमें क्लियरली बोला गया है कि गवर्नर जनरल का काउंसिल में जितना भी सदस्य है, 4 सदस्य गवर्नर जनरल के काउंसिल में, इसमें एक सदस्य कमांडर इन चीफ नहीं रहेगा। जबकि अगर दिया हुआ है, अगर कमांडर इन चीफ को बनाया गया है यही बोल करके ये काउंसिल का सदस्य रहेंगे तब तो ठीक है। अगर स्पेसिफाइड है, इफ इट इज स्पेसिफाइड that commander in chief would be a member of council, then there is no matter. But if it is not specified, then the commander in chief would never become a member of the council. यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जो काउंसिल हैं, 4 सदस्य हैं, इस सदस्य में कभी भी कमांडर इन चीफ को नहीं रखा जाएगा जब तक कि ऐसा मेंशन एक्ट में ही, कानून में ही ना कर दिया जाए। तो वही लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइडेड दैट कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस स्पेसिफाइड। तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा देखिए, बहुत सिंपल है, एक बार रिवाइज करा देते हैं। चार्टर एक्ट 1793 क्या किया? एक्सक्लूसिव प्रिविलेज राइट जो था, मोनोपोली जो था ब्रिटिश इंडिया कंपनी को इंडिया में 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा क्या किया गया कि जो ओवर राइडिंग पावर कॉर्नवालिस को दिया गया था, उसको फ्यूचर में जितना भी गवर्नर जनरल बनेंगे बंगाल में और जितना भी गवर्नर्स बनेंगे मद्रास और बॉम्बे में, सबको दे दिया गया। यानी वो सब भी अपने काउंसिल को ओवरराइड कर सकते हैं। ये इससे क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके स्टाफ को पैसा कहाँ से दिया जाएगा? इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। ये बहुत स्पेशल केस है क्योंकि इसी से ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का एक सेगमेंट ये बनेगा, एक हिस्सा बनेगा कि भारत से जो पैसा लूटा गया ये भी एक तरीका था जिसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में। और इसमें चौथा नंबर पर क्या बात थी कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पहले से ही पावर ज़्यादा था। अगर ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इनका पावर पहले से ज़्यादा था और इसका पावर को बढ़ा दिया गया। किससे पावर लेके? बॉम्बे का जो गवर्नर है या मद्रास का जो गवर्नर है, इससे पावर लेके बंगाल के गवर्नर जनरल को और पावर दे दिया गया। और साथ में बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो काउंसिल रहेगा, इसका जो 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इस 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कभी भी कमांडर इन चीफ को नहीं रखा जाए, कभी भी कमांडर इन चीफ को नहीं रखा जाए। अगर स्पेसिफाइड है कानून में कि कमांडर इन चीफ इसका सदस्य रहेंगे तभी रह सकते हैं, नहीं तो कमांडर इन चीफ कभी भी गवर्नर जनरल के काउंसिल का सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इंतजार कीजिए हमारे वीडियो का, हमें भी इंतजार रहेगा आपको पढ़ाने का।